हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टायर्ड पेपर 9 का पार्ट 2 लेके आए हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 51 टू 100। ओके, अभी तक हमने 1 to 50 क्वेश्चंस देखे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज़ आप देखते रहिए। अगर आप टायर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको इस सीरीज़ से बहुत फ़ायदा होगा। ओके, और क्लास 1 क्लास 2 करके मैं टायर्ड की तैयारी की सीरीज़ वो अलग स्टार्ट कर चुकी हूँ। क्लास 1 अपलोड हो चुका है, क्लास 2 जल्द ही अपलोड होने वाला है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे ही क्लास वाइज आपको मिलते रहेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी and never forget to hit the bell icon, okay, so that you will get notification for upcoming videos. So start करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 to 50 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। ओके, जो कि एक मैथ्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं पार्ट 1 में। क्वेश्चन नंबर 51 जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ओके, दिस फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज 20 15 10। अब इसके बाद का हमको फिफ्थ टर्म बताना है सीरीज़ में से। ठीक है, तो 5 का डिफरेंस से हम डिक्रीज़ होते हुए चल रहे हैं, तो 20 के बाद 15 आ गया, 15 के बाद 10, 10 के बाद आ जाएगा आपका 5, और 5 के बाद आपका स्टार्टिंग जो रहेगा वो 0 रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी है इसका 0 सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। तुमच्या शाळेतील मुले चांगली आहेत या वाक्यातील विशेषण ओळखा। ठीक है, तो ये आपको इसमें एडजेक्टिव बताना है। मराठी में एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। तो इस सेंटेंस में आपका जो एडजेक्टिव है वो है चांगली। ओके, ये जो है आपका विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। Each question has a main statement followed by 4 statement labeled A, B, C and D. The order pair of statements where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement. ऐसा क्वेश्चन आपको अब हर सीरीज़ में, हर पेपर सेट में मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ इट गेट्स डार्क अर्ली आई विल कम होम सून। इस सेंटेंस का मीनिंग ये चारों में से कौन बता रहे हैं? तो इफ़ इट गेट्स डार्क अर्ली, अगर जल्दी अंधेरा हो जाता है तो मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, है ना। तो इसका सही आंसर है इट गॉट डार्क अर्ली, आई केम होम सून। ए और सी जो है ये सही है इसका आंसर। अब हम देखते हैं ए और सी कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है ए और सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, ए एंड सी, ये दोनों ही स्टेटमेंट सेम, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है मेन स्टेटमेंट क्वेश्चन में, उसको इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 जो है ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 54। क्या है ये क्वेश्चन? मैथ्स का क्वेश्चन। ओके, तो ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है आपका, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूले पे हम इसको रखेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। तो 2.644 प्लस 2.356, ये एक ब्रैकेट बन गया, और दूसरा ब्रैकेट जो रहेगा इसके साथ ही रहेगा 2.644 माइनस
2.356, ठीक है, और नीचे अपॉन में आ जाएगा आपका 0.288। इस तरीके से होगा। तो इसको जब हम प्लस करते हैं तो इसका प्लस में आंसर आ जाता है 5, ठीक है। आप जब इसको प्लस करोगे ना तो ये 5 बन जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में आपको आ जाएगा, जब आप इसको माइनस करोगे तो आएगा 0.288 अपॉन 0.288, और ये दोनों कट जाएंगे और आपका फाइनल आंसर क्या बच जाएगा ऊपर 5। ओके, तो इस फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। वेयर इज़ द चार मीनार लोकेटेड, ठीक है। तो चार मीनार बहुत ही फेमस है, ये हैदराबाद में है। चार मीनार इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। द पोजीशन ऑफ अ क्यूब आर गिवन बेस्ड ऑन देम, फाइंड आउट विच नंबर इज फाउंड अपोजिट नंबर ऑफ 4 इन अ गिवन क्यूब। थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। कोई भी स्टैंडर्डाइज जो होता है ना, उसका अपोजिट नंबर प्लस करके हमेशा 7 बनता है ना। 5 के अपोजिट 2 रहेगा तो वो 7 बनेगा। एक स्टैंडर्डाइज की बात कर रहे हैं हम, ओके। 6 का अपोजिट 1 रहेगा, 7 बनेगा। 4 का अपोजिट 3 रहेगा, 7 बनेगा। और इसी तरीके से आपका जो स्टैंडर्डाइज होता है उसका अपोजिट नंबर 7 बनता है। बट यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है, हमको सिर्फ ये बताना है कि 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। तो 4 के अपोजिट में 3 और 5 तो नहीं रहेगा, क्योंकि साइड में ही है तो अपोजिट में तो नहीं आ सकते। 6 और 2 भी नहीं रह सकता, यानी 4 के अपोजिट में 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, ठीक है। तो 4 के अपोजिट में अब इनमें से क्या एक बच गया है, नंबर 1। 1 2 3, 4 का अपोजिट बताना है 5 6, तो सिर्फ 1 ही बचा है, और 4 के अपोजिट में 1 ही होगा, है ना। ये 1 जो है इसके अपोजिट में 4 होगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो कि जब 4 के अपोजिट में यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी 3 और 5 तो नहीं होगा, 6 और 2 भी नहीं होगा, ठीक है। तो 4 के अपोजिट में सिर्फ एक ही नंबर बच रहा है, वो है 1, और 1 ही इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए आंसर सही है बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम रीजनेबल। रीजनेबल से कौन सा वर्ड नहीं बनने वाला है, तो इसका सही आंसर है हमारा आंसर नंबर, बोन्स तो बनेगा ही, क्योंकि BONES तो सब प्रेजेंट है रीजनेबल में, है ना। बी भी है, ओ भी है, एन भी है, ई भी है, एस भी है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन आई जो है यहाँ नहीं है प्रेजेंट। देखिए आपको यहाँ कहीं पे भी आई नहीं दिख रहा है, और ब्रेन में आई है, तो यही हमारा सही आंसर है ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये सेल्सियस में है, अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछ लेता है तो फ़ारेनहाइट में इसका आंसर होगा 32 फ़ारेनहाइट। याद रखेंगे आप, ये लिख के रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कमिंग एग्जाम में आपको फ़ारेनहाइट में पूछ ले पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और केल्विन में अगर पूछता है तो 273 केल्विन। ये तीनों भी सेम होते हैं, ये अलग अलग जो है यूनिट्स है मेल्टिंग पॉइंट, है ना, टेम्परेचर के। तो ये जो है आप याद रखेंगे। इसी तरीके से आपसे कभी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी भी पूछ सकते हैं कमिंग एग्जाम में। मर्क्यूरी का आप लिख के रख लीजिए, मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट जो है -39, ओके। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि आगे के एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक टाइप का डिसऑर्डर होता है OCD, ठीक है, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बिहेवियर अ पर्सन शोज टू रिलीव द डिस्ट्रेस दे फील बिकम ऑफ ओबेशन। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए,
क्योंकि इसमें क्या होता है, एक शख्स का बर्ताव ज़ाहिर करता है कि वो जो दबाव महसूस कर रहा है वहम वाला होने का, उससे वो राहत पाए। ठीक है, उसको वहम होता है और वो जल्दी से चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है, अगर आप वो अपने हैंड वॉश कर रहा है तो उसको सेटिस्फाइड नहीं होगा कि उसके हाथ साफ़ हो रहे हैं, वो बार बार अपने हाथों को धोएगा, वॉश करेगा हैंड्स को। ये ओसीडी का एक साइन है। ओके, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जो लोग होते हैं, जिनको ये डिसऑर्डर होता है, वो जल्दी चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 किलोग्राम 420 ग्राम, इसको कन्वर्ट करना है हमको ग्राम में। तो जब भी हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 62000 और उसमें हम प्लस कर देंगे 420, तो ये हो जाएगा हमारा 62420 ग्राम। और यही हमारा आंसर है, 62420 ग्राम जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। द एज ऑफ हर्ष इज 40 ईयर्स एंड दैट ऑफ रित इज 60 ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स एगो द रेशो ऑफ देयर एज वॉज 3:5। तो कितने साल पहले इनका रेशो 3:5 होगा? अभी तो रेशो क्या है, 2:3 है ना। तो कितने साल पहले इनका रेशो 3:5 होगा? तो अगर आप 10 ईयर्स बैक जाते हो, 40 को अगर हम 30 ले लें और 60 को हम 50 ले लें, ठीक है, तो ये 3:5 आ जाता है ना। तो कितने ईयर्स हम पीछे जा रहे हैं, कितने ईयर हम पीछे जा रहे हैं? 10 ईयर्स। उसका सही आंसर भी होगा ए, 10 ईयर्स। जब हम 10 ईयर्स पीछे जाएंगे तो इनका जो रेशो है 3:5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। The loss person incurred when an object is sold at rupees 436 is equal to profit person when the object is sold at 464. Find the cost price of the object. तो इसका सही आंसर है 436 में अगर हम वो ऑब्जेक्ट को सेल कर रहे हैं तो लॉस हो रहा है, जबकि 464 में हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमको बताना है। कॉस्ट प्राइस है इसका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। एक फॉर्मूला में हम इसको पुट करते हैं और इसकी वैल्यू सही आ जाती है। कॉस्ट प्राइस है 450 जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द क्वेश्चन बिलो सिलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ओके, तो हमको सही अल्टरनेटिव चुन के बताना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा ट्रायंगल है, पॉइंटेड है और इससे कंप्लीट ट्रायंगल दिया हुआ है। थोड़ा सा जो है ये कम ब्रॉड है, ये थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है। तो इसका भी जो है ट्रायंगल ऐसे ही बनेगा, नीचे के साइड में बनेगा लेकिन थोड़ा सा इस साइड बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। तो इसका ये वाला जो फिगर है वो कहाँ दिख रहा है, देख से लेते हैं हम ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमको नीचे की साइड में ही चाहिए क्योंकि पहला भी नीचे की साइड में थोड़ा सा स्लाइटली इस साइड में है, तो ये सी वाला ही सही है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन नंबर सीरीज। तो रॉन्ग टर्म हमको बताना है कौन सा है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में। 3, 5, 11, 29 और यहाँ आता है 83। ठीक है, 87 नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखिए 5 - 3 होता है 2। ठीक है, अगर हम 5 को माइनस करते हैं 3 में से आ जाता है 2। 11 - 5 आ जाता है हमारा 6, जो कि है 2 3 ज़ा 6, यानी 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करे तो 6 आ गया। उसी तरीके से जब हम 29 को माइनस करते हैं 11 में से तो आ जाता है हमारा 18। राइट, क्या आ जाएगा हमारा 18। और 18 क्या होता है 6 3 ज़ा, यानी 6 को फिर ये जो 6 आ गया ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर अब हम जब 29 में से 11 माइनस कर दिए, अब हम 87 में से नहीं होता है 29 माइनस, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। 83 से जब हम करते हैं ना तभी सही आता है। तो ये 87 जो है ना, ये रॉन्ग टर्म है यहाँ पे। देखिए 83 में से जब हम 29 माइनस करते हैं तो आता है 54।
जो कि है 18, 6 3 ज़ा 18 3 ज़ा, ठीक है। यही यही बताना था हमको कि 18 3 ज़ा जो है 18 का 3 से मल्टीप्लाई करके 54 आता है, तो 83 सही है यहाँ पे। अगर हम 87 लेते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा ये पूरा कैलकुलेशन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 87। ओके, 87 की जगह 83 आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। मीट खारट यानी सॉल्ट जो है सॉल्टी होता है, तो इसमें से सही ऑप्शन होगा शुगर स्वीट, है ना। शुगर कैसी होती है, स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। इसमें से हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। ओके, तो देख लेते हैं कैसे होता है ये। अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है। एल के बैक साइड जाइए आप, एल के आगे आपकी जो अल्फ़ाबेट्स है वो रीड कीजिए। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। कौन से नंबर पे आ रहा है डब्ल्यू? आपका 11 नंबर पे आ रहा है, राइट। इसी तरीके से अब आप जे के जो बैक साइड में यानी जे के आगे आप अल्फ़ाबेट रीड कीजिए। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, है ना, 11 नंबर पे आ रहा है आपका टी। उसी तरीके से एच के आगे आप गिनेंगे, है ना, जो एच के आगे आप अगर रीड करते हो तो एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू क्यू आ रहा है ना। तो आपके 10 नंबर पे क्या आ रहा है? एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा क्यू, क्योंकि हर हम जब एल से 11 गिन रहे हैं तो डब्ल्यू आ रहा है। जे से हम 11 तक आगे 11 अल्फ़ाबेट तक जा रहे हैं तो टी आ रहा है। तो एच से हम 11 नंबर पे आ रहे हैं तो क्यू आ रहा है। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसका सही आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्यू। ठीक है, क्यू इसका सही आंसर है। इसी तरीके से आता है, आपको आगे पीछे नंबर काउंट करके रीड करना पड़ता है अल्फ़ाबेट्स को, और लिंक करके आपको आंसर मिल जाता है। हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? 67 है ये क्वेश्चन। तो चैडविक जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे, इम्पॉर्टेंट है। नील्स बोहर जो है ना, नील बोहर को भी नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में मिला था। ओके, इनको फिज़िक्स में मिला था। इनका एटॉमिक मॉडल बहुत फेमस है, ये लिख के रख लीजिए आप। एटॉमिक मॉडल के पर काम किया था इन्होंने फिज़िक्स में, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। जबकि चैडविक को न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए मिला था। रुदरफोर्ड को तो किसके लिए मिला था नोबेल प्राइज़? केमिस्ट्री में मिला था। ओके, इनको केमिस्ट्री में मिला था रुदरफोर्ड मॉडल के लिए। और नेक्स्ट है आपका रॉइंगटन का भी हम देख लेते हैं। इनको एक्सरे के लिए मिला था। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट एक्सरे बनाया था, और वो उनकी वाइफ का ही था। ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वाइफ के हैंड का उन्होंने एक्सरे निकाला था रॉइंगटन ने। तो रुदरफोर्ड भी देख लिए हमने। चैडविक जो थे उनको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो जो ऑप्शंस है उनको भी हम देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि कमिंग एग्जाम में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? तो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है, नीलगिरी तो नहीं है, वेस्टर्न घाट साउथ इंडिया में है नीलगिरी। हम लिख लेते हैं इसके बारे में भी। कहाँ है ये? वेस्टर्न घाट में है, जो कि साउथ इंडिया में है। इंडिया के साउथ में नीचे साइड में है ये, वेस्टर्न घाट में। ठीक है, ये नहीं है हमारा। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, नॉर्थ में है ये। तो ये वाला भी लार्जेस्ट नहीं है हमारा। नेक्स्ट हमारा सुंदरबन डेल्टा, बहुत ही फेमस है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये जो है हमारा साउथ वेस्ट में बांग्लादेश में है। ओके, बांग्लादेश में है, और ये अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए बहुत फेमस है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कोस्ट लाइन इन फॉरेस्ट अबव द वाटर, और इनकी प्रॉप रूट्स बहुत फेमस है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की प्रॉप रूट्स, ये वर्ड्स याद रखेंगे आप, आगे के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है, जो वाटर के ऊपर होता है, और वो उनके ट्रीज़ की रूट प्रॉप रूट्स होती है।
बांग्लादेश में है। ठीक है, डेल्टा भी है ये, गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर पे डेल्टा भी है। सुंदरबन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो है गल्फ ऑफ मन्नार, जो तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है ये गल्फ ऑफ मन्नार। सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है और यहाँ पे मरीन नेशनल पार्क है। ठीक है, मरीन नेशनल पार्क के लिए अपने फेमस है, तो ये याद रखेंगे आप, गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो हमको अपोजिट वर्ड बताना है फीजिबल का। फीजिबल का सिनोनिम होता है पॉसिबल। जो चीज़ पॉसिबल है, प्रैक्टिकेबल है, यानी प्रैक्टिकली जो चीज़ पॉसिबल है। और इसका अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, इम्प्रैक्टिकेबल, है ना। प्रैक्टिकेबल तो उसका सिनोनिम है। अचीवेबल भी सही है, अटेनेबल भी एक तरीके से इसका सिनोनिम है। एंटोनिम जो है इसका वो है इम्प्रैक्टिकेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर। तो लॉजिकल ऑर्डर अगर हम देखें, सबसे पहले हमारी फिंगर्स आती है, फिर पाम बनता है, फिर रिस्ट, एल्बो जो कोनी होती है हमारी, उसके बाद हमारा शोल्डर, कंधा, है ना। तो ये जो है 5 4 3 2 1, ये उसका लॉजिकल ऑर्डर है। और ये ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 4 3 2 1। ओके, नेक्स्ट है हमारा एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो एसआई यूनिट्स पूछते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये साइंस का। तो यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी है होती है ना। ये अगर हमारा एक लाइट है, यहाँ से इसमें लाइट है, तो ये क्या हो रहा है, लाइट ल्यूमिनेंस हो रहा है ना, लाइट का ल्यूमिनेंस हो रहा है। और ये जो यहाँ पे इसका जो आ रही है लाइट, यहाँ से इल्यूमिनेंस हो रहा है। ठीक है, ये ल्यूमिनेंस है और ये जो अपोजिट लाइट आ रही है वो इल्यूमिनेंस है। तो यहाँ पे हमको एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी बताना है, जिसका सही आंसर है कैंडेला। ओके, कैंडेला जो है वो ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट है। जो ब्राइटनेस ऑफ लाइट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जो ब्राइटनेस ऑफ लाइट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आता है ना, उसको हम कैंडेला में ही मेजर करते हैं। ठीक है, वॉट जो है, ये वॉट जो है ये भी देख लेते हैं हम। ये पावर, यूनिट ऑफ पावर है। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर है वॉट। लक्स जो है वो है, लक्स जो है ना, ल्यूमिनेंस फ्लक्स इंसिडेंट ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, ये सरफेस जो एरिया पे लाइट पड़ रही है, कितनी एरिया में पड़ रही है, उसका है लक्स यूनिट, है ना। इंसिडेंट यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। और कैंडेला जो है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताता है। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस बताता है। ठीक है, तो ये ब्राइटनेस के लिए है। लक्स जो है वो इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस है, जो लाइट इंसिडेंट पड़ रही है एरिया में, यूनिट एरिया में, उसका है। और ये ब्राइटनेस का है। और वॉट जो है यूनिट ऑफ पावर है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। कैंडेला जो है ना, ब्राइटनेस ऑफ लाइट इन अ स्पेसिफिक एरिया है, लिख लीजिए आप, ब्राइटनेस ऑफ लाइट इन यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट एरिया। यूनिट ऑफ पावर वॉट है, ब्राइटनेस ऑफ लाइट इन यूनिट एरिया कैंडेला है। और लक्स जो है ल्यूमिनेंस फ्लक्स इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, जितना एरिया में लाइट पड़ रही है उसका है ये लक्स। ओके, इंपॉर्टेंट है ये सारे यूनिट्स, बहुत क्लोज अर्ली अटैच है, इसलिए कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, लेकिन इसका सही आंसर है कैंडेला। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी जो बताएगा वो है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। मार्था फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड आफ्टर हर मदर एब्जॉल्व हर फॉर ब्रेकिंग हर फेवरेट वास, है ना। एब्जॉल्व कर दिया यानी माफ़ कर दिया, एक्सक्यूज यानी उसको उसके फॉरगिव कर दिया, उसकी जो भी मिस्टेक थी, है ना, उसने रिलीफ फील किया जब उसकी मदर ने उसको माफ़ कर दिया। तो इसका सही आंसर जो है हमको क्या बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है, यानी पार्डोन। पार्डोन का मीनिंग भी सेम वही होता है, पार्डन मीन्स फॉरगिव, माफ़ कर देना। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, सिटिंग अरेंजमेंट पे है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आप जब भी एग्जाम में अटेम्प्ट करो तो लास्ट में अटेम्प्ट करो, पूरा पेपर सॉल्व कर लो, उसके बाद आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करो। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए, ओके, कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, यहाँ पे पूरा आपको सिटिंग अरेंजमेंट बताना पड़ता है। सर्कल में ABCD बैठे हुए उसका सारे कंडीशंस होते हैं कि कौन सी किसके लेफ्ट में है, किसके राइट में है, और काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है, आगे का पेपर छूट जाता है, क्योंकि टाइम लिमिटेशन है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। ठीक है, तो अभी मैं इसमें सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ सारे क्वेश्चंस पे, इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ H सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ D। ओके, तो A इसका सही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे है हमारा ऑप्शन नंबर A, 19881। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड्स अपॉन डिफिनाइट टीचिंग मॉडल। यस, सही है ये। टीचर स्किल्स, साइंटिफिक नेचर ऑफ टीचिंग, तो सारे ही सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, चीटिंग इन एग्जाम इज रैम्पेंट एंड अथॉरिटीज डू नथिंग टू स्टॉप दिस चीटिंग, है ना। तो इसमें हमको क्या करना है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, चीटिंग इन एग्जाम शुड बी मेड इलीगल एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट शुड बी प्रिस्क्राइब। यस, ये सही है फर्स्ट ऑप्शन। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट अथॉरिटीज अलाउिंग चीटिंग, तो ये भी सही है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट हियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इसका सही है आंसर, बोथ 1 and 2 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, आकाशात गमत करनारा मेघ विमान पक्षी, तो इसका सही आंसर है खग। खग में सारी चीज़ें आ जाती है, खग एक कॉमन वर्ड है सारी चीज़ों के लिए जो आकाश में होता है ना, तो खग इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 78 है, रीअरेंजमेंट का है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है बट इजी है। रीअरेंज द फॉलोइंग 5 सेंटेंसेस PQRST इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। ओके, तो फर्स्ट हम रीड कर लेते हैं सारे सेंटेंस को। कृष्णा, P जो है हमारा क्या है, कृष्णा आस्क्ड देम ऑल टू क्लोज देयर आइज। Q जो है, दे वर सो बिजी। R, while everybody eyes were closed. S है, once Krishna and his friend went deep into the jungle। रीडिंग से ही पता चल रहा है जो ये फर्स्ट हमारा बनेगा यहाँ, कि एक बार कृष्ण और उसके फ्रेंड डीप जंगल में गए, एस फर्स्ट सेंटेंस होगा। सेकंड है कि दे वर सो बिजी इन देयर गेम एंड दे डिड नॉट रियलाइज अ फायर ब्रोक इनटू द फॉरेस्ट, तो क्यू जो है सेकंड नंबर पे आएगा। टी जो है थर्ड है हमारा, क्योंकि एवरीबडी वॉज पेट्रीफाइड एंड प्लीड कृष्णा टू हेल्प देम, सबने कृष्णा से हेल्प मांगी। उसके बाद कृष्णा ने क्या कहा, कृष्णा आस्क्ड, P आएगा, देम ऑल टू क्लोज देयर आइज एंड नॉट टू ओपन देम, और लास्ट में आपका आ जाएगा R, while everybody's eyes were closed, Krishna swallowed all the fire and hands protected his friends and। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ना, इसका सही, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, ये पूरा अभी तो हमने अरेंज किया है, अभी यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो थर्ड सेंटेंस जो हमारा आया है वो T आया है, क्योंकि सबसे पहले S था, फिर था हमारा Q और फिर T था। ठीक है, उसके बाद था हमारा P और उसके बाद था R, तो थर्ड जो है हमारा T है, एवरीबडी वॉज पेट्रीफाइड एंड प्लीडेड कृष्णा टू हेल्प देम। इस तरह से रीअरेंज करके आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि थर्ड स्टेटमेंट बताइए, फोर्थ स्टेटमेंट बताइए, फर्स्ट स्टेटमेंट बताइए, तो 2 क्वेश्चन ये हर सेट में रहती है इस टाइप के। तो क्वेश्चंस आप देखते जाओगे तो आपको प्रैक्टिस होते जाएंगी और आप इजीली एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना, जितने आप क्वेश्चंस देखोगे आप यूज टू होते जाओगे इस टाइप्स के क्वेश्चन के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है A जो है बिल्कुल सही है, T। नेक्स्ट है 79, फाइंड द ऑड फ्रॉम द गिवन 4 फिगर्स। तो इसमें जो सही है, देखिए यहाँ पे भी छोटा लेंथ है, बेस पे ये भी छोटी लेंथ है, ये भी छोटी लेंथ है, सबसे बड़ा जो ऑड वन है ना वो है ये आपका ऑप्शन नंबर D। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
80 माशा मारणे या वाक्य प्रचाराचा अर्थ काय? माशा मारणे इसका अर्थ है, देखिए मराठी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रेजेस। वाक्य प्रचार का अर्थ जो टीईटी में भी हमें देखे इम्पॉर्टेंट है और टाइट में भी इम्पॉर्टेंट है, निरोगी असणे। ठीक है, निरोगी असणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। A and B can complete a piece of work in 15 and 10 days respectively and A जो है वो 15 डेज में करेगा और B जो है 10 डेज में करेगा काम। They started doing the work together but after 2 days B had to leave and A alone completed the remaining work. The whole work was completed in how many days? तो उसका सही आंसर है आंसर नंबर C, 12 डेज लगेंगे A को पूरा काम कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि B ने 2 दिन के बाद ही लीव कर दिया तो सारा काम A को करना पड़ा और वो 12 डेज में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। इफ़ L इज़ प्लस, M इज़ माइनस, N इज़ मल्टीप्लिकेशन, P इज़ डिवाइड, देन तो ये वाले इसमें आपको ये सारी चीज़ें रखना है तभी आपको आंसर मिलेगा। 4 है, N जो है वो है हमारा मल्टीप्लाई, उसके बाद 10 है, L जो है हमारा है प्लस, 42 है, P जो है हमारा है डिवाइड, 2 है, फिर M जो है हमारा माइनस है, उसके बाद 8 है। ठीक है, तो इसमें आप बॉड मास, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिए आप। बेसिक ऑपरेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो डिवीजन सबसे पहले करेंगे हम, इस सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी है। डिवीजन सबसे पहले होगा, तो डिवीजन यहाँ पे हो रहा है 2 को 42 डिवाइड बाई 2 जो होता है 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21 हो जाएगा। उसके बाद हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन 4 10 ज़ा 40 हो जाता है। ओके, और फिर हमको प्लस करना है, एडिशन करना है, तो एडिशन जब हम 40 और 21 का करते हैं तो हो जाता है 61, और फिर बाद में लास्ट में हमको माइनस करना है 8। ठीक है, तो 61 माइनस 8 हो जाता है हमारा 53, जो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये बॉड मास जो है ना, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको करना है डिवीजन, फिर करना है आपको मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर माइनस। इसको जब आप फॉलो करते हो ना तभी आपका सही आंसर आता है, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, गलत आंसर्स भी आ जाते हैं। तो ये रूल आपको याद रखना है बॉड मास का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 83। एट प्राइमरी स्टेज विच मेथड फॉर टीचिंग ऑफ राइटिंग इज़ यूज़फुल? तो राइटिंग के लिए प्राइमरी स्टेज में किंडरगार्टन, फ्रेंच मेथड, प्लेवे मेथड, कुक का है। तो ये सारे जो है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव रहेगा इसका आंसर, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तीनों मेथड राइटिंग के लिए सही है। नेक्स्ट है कालिल प्रश्न। हाँ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन। आई विंक, तो हार्ट, आँखें जो है वो मिचकती है ना, आँखें हम ब्लिंक करते हैं, विंक करते, तो हार्ट क्या करेगा हमारा, धड़केगा, थ्रॉप करेगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द 75 liters of mixture of milk and water, the ratio of milk and water is 4:1. The quantity of water required to make the ratio of milk and water 3:1. कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वाटर की ताकि रेशो 3:1 आ जाए मिल्क एंड वाटर का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 liters। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a thief runs at a speed of 10 meter per second. Policeman runs behind him at a speed of 12.5 meter per second. But after 10 seconds, the policeman had started running. After how many meters will policeman catch the thief? तो स्पीड और का है ये, तो यहाँ पे सही आंसर है आपका आंसर नंबर बी, 500 मीटर्स। ओके, आंसर नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। गिवन इंटरचेंज साइन, माइनस को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और 3 को जो है इंटरचेंज करना है 2 से, यानी 2 3 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा। तो 5 + 2 जो है वो 3 हो जाएगा, डिवीजन एज इट इज़ रहेगा, 2 जो है वो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन जो है वो माइनस हो जाएगा 4, और माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3।
राइट। इस तरीके से अब आप इसको सॉल्व करते हो, उसका सही आंसर निकल के, जब बॉड मास का ही रूल लगेगा यहाँ पे भी, जब ऑपरेशन कर रहे हैं आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो बॉड मास जो डिवीजन सबसे पहले करेंगे आप, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 3 इज़ 1, 5 प्लस 1 जो हो जाता है वो हो जाता है 6, और 4 उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिवीजन के बाद हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 4 3 ज़ा 12, है ना। 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 12। एक बार फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था वहाँ। 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, मल्टीप्लाई जो है माइनस है 4, माइनस जो है मल्टीप्लिकेशन है 3। तो यहाँ पे हमने डिवाइड सबसे पहले किए तो 1 आ गया, 5 प्लस लिख लिए हमने। उसके बाद हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 4 3 ज़ा जो हो जाता है 12 हो जाता है। ओके, क्योंकि नेक्स्ट जो है बॉड मास में हम क्या करते हैं, पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। पहले हमने डिवीजन करे, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन करे, अब हम एडिशन करेंगे। 6 आ जाएगा माइनस 12 आ जाएगा, 6 है ना। 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 6। एक मिनट, 5 प्लस 3 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई जो था वो हो गया था हमारा माइनस, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ साइन जो है इंटरचेंज करना है, बाकी सारा एज इट इज़ है। डिवीजन जो है 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई को मैंने यहाँ माइनस लिखना था, 4 तो 4 रहेगा, माइनस को मल्टीप्लाई करना था, और ये 3 को 2 करना था, है ना। ये 2 है, क्योंकि 3 जो इंटरचेंज होके 2 हो रहा है। तो सबसे पहले हमने उसको डिवाइड किए, 1 आया, 5 प्लस 1, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, अब बिल्कुल सही हो रहा है। अब उसके बाद हम एडिशन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 8, और 6 माइनस 8 का आंसर आता है -2। ओके, तो ये इंटरचेंजिंग आपको सही करना है, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है जैसे अभी हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन -2, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88। In a certain code language, if the word structure is coded as this, then how is word remedy coded in that language, है ना। तो स्ट्रक्चर को क्या कोड किया गया है यहाँ पे देख लेते हैं हम, STRUCTURE, ठीक है, इसको कोड किया गया है TVU। बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि यहीं से गड़बड़ हो जाती है, HZBZN, है ना। तो S के बाद T है, यानी कोई गैप नहीं है, T के बाद एक U आएगा, यानी 1, T के बाद U आएगा, फिर V आएगा, 1 की गैप है। R के बाद ST आता है, S और T, तो ये 2 की गैप है, ये 3 की है, ये 4 की है, ये 5 की है, ये 6 की है, ये 7 की है, ये 8 की है ना। तो ऐसी गैप देके लेटर्स है, पहले 0 है, कुछ भी गैप नहीं है, फिर 1 अल्फ़ाबेट का गैप है, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से कोडिंग हुई है। सेम उसी तरीके से हम रेमेडी का निकाल लेंगे आंसर। रेमेडी में क्या करना है हमको, REMEDY, रेमेडी। तो R के बाद कुछ भी गैप नहीं है, यानी S आ जाएगा, ठीक है। E के बाद 2 अल्फ़ाबेट का गैप आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा EFGH आएगा, है ना, H आएगा। ओके, तो इसका यहाँ पे E के बाद आ जाएगा हमारा G, यहाँ आएगा हमारा P, यहाँ पे आएगा I, यहाँ पे आएगा H, और यहाँ पे आएगा E, ठीक है। ऑप्शन नंबर C जो है बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि ये 0 का गैप है, यहाँ 1 का है, आप देख सकते हो 2 3 4 और 5, ये बिल्कुल कोडिंग सही है। EFG, यहाँ F आएगा, M
NO यहाँ 2 आएंगे, EFGH यहाँ 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे। तो ये SGPIHE जो है बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से टाइम टेकिंग होते हैं लेकिन आंसर्स निकल के आते हैं और टाइम ही आपको बचाना है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को, आपको हैबिट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। आई कांट फॉरगेट काइंडनेस विथ विच ही ट्रीटेड मी। आर्टिकल पे एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है मेरा, क्योंकि यहाँ पे जो सही आर्टिकल वो आएगा वो है द। आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस विथ विच ही ट्रीटेड मी। ऐसी काइंडनेस जो जिसने उसने जैसे मुझे ट्रीट किया है। तो ये काइंडनेस कैसी होगी? स्पेसिफिक होगी, क्योंकि किसने ट्रीट किया है? विच ही ट्रीटेड मी, है ना। काइंडनेस विथ विच ही ट्रीटेड मी, ऐसी काइंडनेस जिस तरह से उसने मुझे ट्रीट किया। तो ये स्पेसिफिक काइंडनेस हो गई इस इंसान की, जैसा उसने उसके साथ ट्रीट किया, तो स्पेसिफिक हो गया यहाँ पे ये काइंडनेस। तो एडजेक्टिव के आगे भी द यूज़ होता है, लेकिन स्पेसिफिक होना चाहिए वो एडजेक्टिव। तो काइंडनेस जो है यहाँ पे क्वालिटी है, और क्वालिटी भी एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, जो उसने ट्रीट किया था उसकी है, स्पेसिफिक है, तो द आएगा। ओके, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे रेड एप्पल। तो जो एप्पल हो गया वो स्पेसिफिक हो गया, क्यों? क्योंकि वो रेड कलर का हो गया। इसीलिए जो एप्पल के आगे जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है, जब सेकंड सेंटेंस में हम नाउन इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ द लगता है, ना कि एन लगेगा, क्योंकि वो एप्पल ही स्पेसिफिक हो गया। इसी तरीके से यहाँ एडजेक्टिव ही स्पेसिफिक हो गया। काइंडनेस तो है लेकिन स्पेसिफिक काइंडनेस है, तो इसीलिए यहाँ पे द आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। आर नेशनल फ्लैग वॉज डिज़ाइन बाय पिंगालिया वेंकैया। ये बिल्कुल सही है, पिंगाला वेंकैया ने हमारा नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किया था। सुरैया तैयब जी तो एक आर्टिस्ट थी, बदरुद्दीन तैयब जी की वाइफ थी। बदरुद्दीन तैयब जी जो एक थे लॉयर थे, ठीक है। और एनी बसंत जो थी वो तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ये तीनों भी नहीं है, पिंगाला वेंकैया ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। द फिल्म कंटेन वायलेंस एंड अब्यूसिव लैंग्वेज एंड इज़ अनसूटेबल फॉर चिल्ड्रन। अब्यूसिव का हमको अपोजिट वर्ड बताना है। अब्यूसिव मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल, वर्गर, ऑफेंसिव, ये सारे सिनोनिम्स है इसके। इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है लॉडेटरी। लॉडेटरी मीन्स किसी की तारीफ करना, प्रेज करना, है ना, अच्छे वर्ड्स यूज़ करना। एब्यूसिव जो है उसका अपोजिट होगा आपका प्रेज करना, यानी लॉडेटरी। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन देखिए अभी तक हमने देख लिए हैं, मिलते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, ठीक है। ये जो है आपके डायग्राम पे बेस है। ऐसा डायग्राम आपको चूज़ करना है जो बताए कार, ट्रेन और ऑटोमोबाइल को, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर ही हमारी कार आ जाती है, लेकिन ट्रेन जो है एक डिफरेंट है ट्रांसपोर्ट का मीन। तो ये जो है बिल्कुल सही है, और ये जो है ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप किस टाइप से क्वेश्चन टाइप में बनते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो वर्क बट गिविंग द होल्डर स्टेटस और फाइनेंशियल बेनिफिट। ज़्यादा काम नहीं है लेकिन आपको स्टेटस भी मिल रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल रहा है, तो ऐसा जो है आंसर वो सही है, सिनेक्योर। वेटेरन जो होता है ना, जो आर्मी फोर्स में, नेवी फोर्स, कोई भी फोर्स में जो आप सर्व करते हो उसको बोलते हैं वेटेरन। मेडन जो होती है वो वुमेन या गर्ल जो अनमैरिड हो उसको कहते हैं। ड्रॉन मीन्स इल फेस, ठीक है, इल और टायर्ड फेस को ड्रॉन कहते हैं। मेडन जो अनमैरिड वुमेन और गर्ल होंगी उसको बोलेंगे, ठीक है। तो रिलेटेड वर्ड्स भी हम देखते हुए चलते हैं, इम्पॉर्टेंट है। वेटेरन जो है आर्मी में सर्व करता है, सर्व फॉर आर्मी, है ना, जो आर्मी में हेल्प करेगा तो वो होता है वेटेरन। सिनेक्योर है जो, ये बिल्कुल सही वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे। अपोजिशन रिक्वायर लिटिल और नो वर्क, ठीक है, सिनेक्योर। नेक्स्ट है हमारा 94। एवरी सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑट टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ द स्टेट, है ना। अबाइड बाय ये जो है इसका सही मीनिंग है फॉलो करना, ओबे करना, ठीक है। अबाइड बाय यानी ओबे करना, वायलेट तो नहीं करेंगे, ब्रेक भी रॉन्ग है, रिफ्यूज़ भी नहीं है, ओबे ही सही है इसका आंसर। नेक्स्ट आंसर 95। शिरडी इज़ अ प्लेस फेमस फॉर द टेम्पल ऑफ साई बाबा।
बहुत फेमस है, साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। खालीलपैकी स्त्रीलिंग शब्द ओळखा। तो माता जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सारे पुल्लिंग है। मराठी ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक्स पे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो स्त्रीलिंग माता है। नेक्स्ट 97। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग टेक्निक। इंटरव्यू टीचिंग टेक्निक है, राइट है। नोट मेकिंग भी टीचिंग टेक्निक है। रिव्यू भी, जायज़ा लेना, समीक्षा जो है ये भी टीचिंग टेक्निक है। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98। द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन इज। यानी सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन यानी झाड़ों और जंगलों को ख़त्म करने से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो है वाइल्ड एनिमल्स का, है ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, उनका घर ख़त्म कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन है, मैथ्स का है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में हम रखेंगे। तो यही देखिए आप, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, जब इसको ओपन करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसको जब ओपन करेंगे हम तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस वाले में यहाँ माइनस साइन होता है, प्लस वाले में यहाँ प्लस होता है, बाकी तो सेम एज इट इज़ ही रहता है। अब ये हम ये फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू, आंसर आगे निकल के आ जाएगा हमारा। देखिए 1 स्क्वायर जो होता है 1 ही होता है, प्लस 2ab यानी 2 7 ज़ा 14 प्लस 7 7 ज़ा 49, ठीक है। माइनस करेंगे हम, ये ब्रैकेट दूसरा ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2ab यानी 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, प्लस 7 7 ज़ा 49, ठीक है। और अपॉन 1 इंटू 7। अब देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व होगा। 1 प्लस 14 प्लस 49, माइनस का ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन हुए बाद माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा ये, और ये जो है माइनस प्लस माइनस 49 हो जाएगा, ठीक है। 49 हो जाएगा अपॉन 1 इंटू 7। अब हम देख लेते हैं क्या क्या कट जाएगा। तो -49 और +49 कट जाएगा, +1 और -1 भी कट जाएगा। 14 + 14 होता है 28, राइट। 28 अपॉन 7 जो है 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यहाँ पे 4 जो है इसका सही आंसर है। सिंपल सा फॉर्मूला रखना है और आपका आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 जो लास्ट है इस पार्ट का। GRYD का होता है YDGR, तो E के SB का क्या होगा। GR जो है यहाँ पर रख दिया है और YD को एज इट इज़ सामने रखा है, उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। SB को हम एज इट इज़ सामने रख देंगे, है ना। और E के जो है वो हमारा YD था ना, है ना। तो GR था, तो GR को यहाँ पे रख दिए उन्होंने लास्ट में, तो EK को हमने रख देंगे यहाँ पे हम लास्ट में। और जो हमारा YD था वो स्टार्टिंग में आ गया है, तो SB जो है हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा। SB EK जो है इसका सही आंसर है। कौन से ऑप्शन में है SB EK, तो है वो ऑप्शन नंबर डी SB EK। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। होप कर रही हूँ कि आपको आइडिया आ रहा है कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए सीरीज़। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके हम जल्दी आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग आरिब अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।